welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. So, अभी तक हम अपने लास्ट क्लासेस में प्रीवियस पार्ट्स में अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस पढ़ चुके हैं। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, राइट? इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज, हिंदी। अब इन सब लैंग्वेजेस में कुछ टर्म्स होती हैं जिसके थ्रू हम इस लैंग्वेज के थ्रू हम अपने यूजर्स से कम्युनिकेट करते हैं। वैसे ही अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है। हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू जो अकाउंटिंग में सब रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट और उसके बाद हम ये सारा जो रिजल्ट आता है उसे कम्युनिकेट करते हैं यूजर से। तो हो गई ना एक तरीके की लैंग्वेज कि हम बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैं उससे कम्युनिकेट करते हैं अपने फाइनल यूजर्स को, जो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। जैसे हर लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जिसके थ्रू हम आगे कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग में भी कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं में से कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सुनो एक स्टोरी। हमारी स्टोरी शुरू होती है एक पर्सन से जिसका नाम था रामलाल। अब रामलाल को लॉटरी खेलने का बहुत शौक था। वो अलग अलग पैसों की लॉटरी खरीदता रहता था और रोज सुबह उसका पहला काम होता था चाय के कप के साथ अखबार खोल के बैठना और चेक करना कि वो लॉटरी जीता है या नहीं। पर उसका नसीब अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने सुबह अपना रूटीन जैसे ही स्टार्ट किया, चाय उसके टेबल पे आई, उसने न्यूज़पेपर खोला और जैसे ही उसने वो लॉटरी का पेज खोला वो 7वें आसमान पे पहुंच गया। तो क्या था ऐसा उसमें? वो लॉटरी जीत चुका था उस दिन। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी उस दिन लॉटरी लग गई थी 10,000 रुपए की। तो वो सबको बता रहा था अपने घर में। तो उसके बेटे ने बोला, पापा आपको इतने रुपए की लॉटरी लगी है तो क्यों ना हम इसकी कुछ इन्वेस्टमेंट करें, इसे कहीं डालें ताकि हमें इससे आगे फ्यूचर में और प्रॉफिट्स आए। तो रामलाल ने सोचा कि हाँ बेटा, बात तो पते की कर रहा है। तो उसने रिसर्च वगैरह किया और उसने सोचा कि आजकल मार्केट में कपड़ों का बहुत ट्रेंड है और कपड़े ऐसे हैं जो कभी जाते भी नहीं है, क्योंकि लोग बहुत खरीदते हैं। उनके पास होंगे, जितने कपड़े होंगे उतने भी उन्हें कम ही लगेंगे। तो कपड़ों का उसने सोचा कि मैं कपड़ों का धंधा खोलता हूँ। अब उसने पूरी रिसर्च वगैरह करी मार्केट में। तो उसने देखा कि कपड़ों की दुकान का अगर उसे धंधा खोलना है तो उसमें उसे खर्चा आएगा 15,000 रुपए का। ठीक है। तो अब उसने सोचा कि 10,000 तो मेरे पास है जो मैंने लॉटरी से जीते हैं। अब उसने सोचा मैं 5,000 रुपए का लोन ले लेता हूँ बैंक से। ठीक है। तो अब ये 15,000 रुपए उसने पूरे सोचे कि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस में लगाएगा। ठीक है। तो अब उसने क्या किया, सबसे पहले तो जो 15,000 रुपए थे उससे जाके एक बिल्डिंग खरीदी। ऑब्वियसली दुकान तो बिल्डिंग में ही होगी ना। तो उसने बिल्डिंग खरीदी 5,000 रुपए की। उसके बाद बिल्डिंग से तो सब काम नहीं चलेगा, हमें अलमीरा चाहिए होंगे और हमें कपड़ों की दुकान खोलनी है। तो उसने अलमीराज ली 3,000 रुपए की। अब कस्टमर आएंगे तो उन्हें बिठाना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए चेयर्स भी चाहिए होगी, मतलब फर्नीचर चाहिए होगा। तो उन्होंने फर्नीचर खरीदा 2,000 रुपए का। अब दिल्ली जैसे शहर में जहां कितनी गर्मी पड़ती है, वहां एसी के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो उसने एसी भी लगाया जो उसे कॉस्ट करा 1,000 रुपए का। ठीक है। अब ये तो यहाँ पे हो गई। अब ये सब तो हो गया, लेकिन उसे कुछ पैसा अपने गल्ले में तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अब कपड़ों की दुकान खोल रहे हैं, अकेले तो संभालेगा नहीं, स्टाफ रखेगा। फिर कस्टमर आएगा तो उसे भी कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए कभी भी कुछ देना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो वैसे ही ये सब फॉर्मेलिटीज ज्यादा करनी पड़ती है कस्टमर्स बनाने के लिए, और प्लस कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, रेंट वगैरह का खर्चा हो गया, या आने जाने के कहीं खर्चे हो गए, उसके एक्सपेंसेस भरेगा। तो उसने अपने गल्ले में भी 4,000 रुपए रख दिए। मतलब इन टोटल उसने पूरे 15,000 रुपए अपने बिजनेस में लगा दिए। उसके बाद वो बहुत सोचने लगा कि अब मैंने दुकान तो खोल ली है,
सब कुछ फर्नीचर, एसी, अलमीरा सब खरीद लिया है, लेकिन मुझे दुकान पे कपड़े तो लाने पड़ेंगे ना जो मैं आगे बेचूंगा। तो वो बहुत सोचने लग गया कि अब कहाँ से लेके आऊं कपड़े। तभी उसे याद आई अपने बचपन के यार की, श्यामलाल की, जिसकी दुकान है चांदनी चौक में कपड़ों की। जैसे ही उसको ये चीज ध्यान में आई ना, उसने कुछ नहीं किया, उसने 4,500 रुपए निकाले, अपनी जेब में रखे और ऑटो गया, ऑटो मार्केट में, और उसने ऑटो वाले से पूछा कि भैया चांदनी चौक जाना है। ऑटो वाले ने बोला 250 रुपए का खर्चा है, और बिना किसी सेकंड थॉट के वो 250 रुपए का खर्चा मतलब बेयर करके पहुंच गया चांदनी चौक। ठीक है, अब चांदनी चौक में पहुंचा, उसने मेन मार्केट पे उतारा। चांदनी चौक अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा, वहां तो हर दुकान पे सब्यसाची के ऐसे लेटेस्ट डिजाइन होते हैं, ऐसे लेटेस्ट डिजाइन होते हैं कि कोई देख के मतलब अपनी आंखें बंद भी कर ले तब भी उसे लालच आ जाएगा कि वो खरीद ही ले। ठीक है, तो ऐसे ही जो वहां के सारे शॉपकीपर्स होते हैं वो तुम्हें ऐसे ललचाएंगे कि तुम्हें एक बार उस दुकान के अंदर जाने का मन तो करेगा, चाहे तुम कुछ लो या ना लो। तो ऐसे ही रामलाल का भी मन कर गया एक दुकान पे जाने का। तो वो एक दुकान पे गया, वहां पे उसे 3,000 रुपए के कपड़े पसंद आ गए, बहुत अच्छे लगे उसे, और वो रेजिस्ट नहीं कर पाया खुद को कि वो उसको छोड़ दे। 3,000 रुपए के उसने जब यहाँ पे कर लिए, तो अब उस पे कितने पैसे बचे हैं? 1250। ठीक है, 4,500 थे, 250 यहाँ दिए, 3,000 ये, तो अब 1,285 तो बचे। अब वो पहुंचा अपने दोस्त की दुकान पे। एक तो इतने टाइम बाद मिल रहे थे, तो दोनों जब दोस्त मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और रामलाल तो सुबह से वैसे ही बहुत खुश था क्योंकि उसकी लॉटरी लगी थी। ठीक है, तो दोनों ने बहुत बैठे, पूरे अपने बचपन की बातें की। उसके बाद श्यामलाल ने अपनी जो भी दुकान के कपड़े वपड़े थे, जो भी सबसे बेस्ट माल थे, वो रामलाल को दिखाया, और रामलाल को उसमें से भी 2,000 रुपए के कपड़े बहुत अच्छे लग गए। ठीक है, लेकिन अब रामलाल के पास कितने पैसे? 1,250। 250 तो जैसे रिक्शा करके आया है वैसे रिक्शा करके दुकान पे भी तो जाना है, तो कितने रुपए है? 1,000 रुपए। अब रामलाल बहाने मारने लग गया कि कोई नहीं दोस्त, बाद में ले लूंगा, हम तो मिलते ही रहेंगे। अब श्यामलाल बचपन का दोस्त था, तो श्यामलाल समझ गया कि शायद पैसों का मतलब है, क्योंकि रामलाल के पास शायद इतने पैसे नहीं है। तो श्यामलाल जैसे ये समझा, श्यामलाल ने बोला कि तूने क्या बात कर दी, हमारी दोस्ती की तो पूरी दुनिया बातें करती है और तूने ऐसे ही मेरे को एक पल में पराया कर दिया। तो श्यामलाल ने रामलाल को बोला कि तेरे पास जितने अभी पैसे हैं तो मुझे उतने पैसे दे दे, बाकी हम बाद में कर लेंगे। तो रामलाल ने खुशी खुशी उनको 1,000 रुपए दे दिए, और वो सामान लेके 250 रुपए भर के अपनी दुकान में वापस आ गया। ठीक है, ये सब हो गया। जब वो दुकान पे वापस आया, उसने पूरा अपनी दुकान पे सामान सजा दिया। इतने में उसकी दुकान पे आई एक कस्टमर, ठीक है, जो 200 रुपए के एक साड़ी लेके गई। अब रामलाल बहुत खुश की उसकी बोनी हो गई, धंधे में सुबह से घूम रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था, तो फाइनली जब कुछ उसका पैसा आ गया तो खुशी तो होती है ना। तो रामलाल को बहुत खुशी हुई। ठीक है, अब उसके बाद वो दुकान का शटर बंद ही कर रहा था, इतने में आ गई उसकी बीवी की भाभी रेखा जी। अब रेखा जी आई तो अब मना तो कर सकते हैं नहीं, एक तो कस्टमर है और दूसरे से बीवी की भाभी है, तो उन्हें तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते। तो उसने उनको अपनी शॉप में बिठाया, शॉप खोलकर। तो उन्होंने 500 रुपए की साड़ी पसंद की, लेकिन उनपे सिर्फ 300 रुपए थे उस टाइम पे। अब भाभी को तो मना कर सकते हैं नहीं, तो उन्होंने इतने प्यार से बोला कि भाई साहब मैं बाद में दे दूंगी 200 रुपए। तो रामलाल जी पिघल गए और वो मान गए कि ठीक है 200 रुपए बाद में आ जाएंगे, घर की ही बात है। अब वो फिर से शटर बंद ही कर रहे थे, इतने में उन्हें अपनी बीवी की याद आ गई। पहला दिन कमाई का, इतने सारे मैं आज शॉपिंग करके आया हूँ, तो बीवी के लिए कुछ ना लेके गया तो बस रात तो फिर सोनी है ही नहीं, पूरी रात सिर्फ ताने आएंगे। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे 500 रुपए की एक साड़ी अपनी बीवी के लिए भी निकाल ली। ठीक है, अपनी दुकान से 500 रुपए की एक साड़ी अपनी बीवी के लिए निकाल ली। बस अब खोना मत स्टोरी में, आ जाओ वापस आ जाओ, कॉन्सेप्ट समझ लो। अब सारे टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अब हम। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई। अब सुनो, रामलाल को
जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया, उसे हम अकाउंट्स लैंग्वेज में बोलते हैं ओनर या प्रोप्राइटर। तो मीन्स प्रोप्राइटर और ओनर इज अ पर्सन, इज अ इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट देयर मनी इन द बिजनेस। और जितने भी रिस्क होते हैं बिजनेस के, प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, लॉस होगा तो उसको बेयर करना पड़ेगा, वो ओनर बियर करता है। ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, वो सारे ओनर बियर करता है। अब ओनर या प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया उसने? 15,000 रुपए टोटल, जिसमें 10,000 रुपए उसका खुद का था और 5,000 रुपए का उसने बैंक लोन लगाया था। बैंक लोन मतलब बैंक से लोन लेके पैसा लगाया था। तो उसने 15,000 रुपए बिजनेस में लगाए। इसको हम बोलते हैं कैपिटल, या उसका एक और नाम भी है नेट वर्थ। ठीक है, तो मतलब कैपिटल या नेटवर्थ वो मनी हो गई जो प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लगाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो 15,000 रुपए थे उससे अलग अलग चीजें खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदी, एसी खरीदा, अलमीरा खरीदी और गले में कुछ कैश रखा। अब ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनको ओन करता है, बिजनेस की संपत्ति है। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो बिजनेस की संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? असेट्स, ASSETS। तो ये जो बिल्डिंग, फर्नीचर, एसी, अलमीरा, ये सब हो गए बिजनेस के असेट्स, जो बिजनेस को फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स देंगे, तो इनको हम बोलेंगे असेट्स। ठीक है, तो जब ये सब हुआ उसके बाद क्या किया? रामलाल जी ने 4500 रुपीज लिए, 250 रुपए किराया दिया और जब वो चांदनी चौक पहुंचे तो उन्होंने 3,000 रुपए के सब्यसाची डिजाइन खरीदे और 2,000 वो अपने दोस्त की दुकान से 2,000 रुपए के कपड़े वो अपनी दोस्त की दुकान से लेके आए। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें टोटल परचेजेस मतलब जो उन्होंने गुड्स खरीदे, कपड़े खरीदे, वो कितने की हो गई? वो हो गई 3,000 प्लस 2,000। अब ये जो 2,000 रुपीज था वो उन्होंने कपड़े वहां से खरीदे, क्या वो पूरे पैसे दे आए वहां पे? नहीं ना, उनके पास सिर्फ 1,000 रुपए थे, उन्होंने सिर्फ 1,000 रुपए दिए और वो 1,000 रुपए की उधारी करके आए वहां पे। तो उस अगर मैं इस 2,000 को ब्रेक करके लिखूं तो मैं इसको लिखूंगी 1,000 प्लस 1,000। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो 3,000 है और ये 1,000 है, इससे मैं बोलूंगी कैश परचेजेस। कैश पे वो चीजों को, माल को खरीद के लाए। और ये जो 1,000 रुपए है इसको मैं बोलूंगी क्रेडिट परचेजेस, कि वो उधार पे इस माल को खरीद के लाए, क्रेडिट पे खरीद के लाए, उधार पे खरीद के लाए। ठीक है, अब यहां तक समझ आ गया? अब खरीद के क्या लाए? क्या खरीद के लाए? कपड़े खरीद के लाए ना। तो कपड़े उनके लिए एक तरीके की वो चीज हो गई, वो माल हो गया जिसे वो ट्रेड के लिए खरीद रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ सेल खरीद रहे हैं। तो उनको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड या फिर गुड्स। तो मतलब रामलाल जी कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए उनका स्टॉक इन ट्रेड या गुड्स क्या हो गया? कपड़े। ऐसे ही कोई टीवी की दुकान खोलना चाहता है तो उनके क्या हो जाएंगे? स्टॉक या गुड्स? टीवी। ऐसे कोई स्टेशनरी का खरीदेगा तो स्टेशनरी। ऐसे ही कोई किसी भी चीज की दुकान खरीदेगा, कोई राशन की दुकान खरीदेगा तो उनके जो सारे गुड्स है वो स्टॉक हो जाएगा, वो हो जाएगा उनकी राशन की अलग अलग दुकानें, वो हो जाएगा उनकी राशन के अलग अलग सामान। ठीक है, तो हर किसी का जिसमें वो डील करता है, जिससे वो ट्रेड के पर्पस के लिए, सेल करने के पर्पस के लिए खरीदता है, उसे बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड या गुड्स। अब इसी में वापस आओ, इसी में जो ये क्रेडिट परचेज करके आया है रामलाल, उधार पे जो माल खरीद के लाया अपने बिजनेस में, वो किससे लेके आया है? श्यामलाल से। ठीक है, अब श्यामलाल उसका दोस्त है,
उसने दे दिया उस पर भरोसा करके। बिजनेस को, रामलाल को तो पैसे देने पड़ेंगे ना उसे, इन फ्यूचर कभी भी दे, जब भी मिले, या फिर अगली बार उससे सामान खरीदने जाए तो दे। तो श्यामलाल बिजनेस के लिए, ओनर के लिए, प्रोपराइटर के लिए हो गया क्रेडिटर, CREDITOR। मतलब मीन्स क्रेडिटर इज अ पर्सन जिसे बिजनेस ने कुछ मनी देना है। क्रेडिटर ने बिजनेस को उधार पे सामान बेचा है और ये बिजनेस की उधारी है। बिजनेस उसे इन फ्यूचर जब भी उसको पैसे आएंगे या जब भी वो उससे फ्यूचर के ट्रांजेक्शन करेगा, उसको वो पैसा वापस करेगा। तो श्यामलाल से वो उधार पे कपड़े खरीद के लाया, श्यामलाल ने बिजनेस को उधारी दी, तो श्यामलाल को अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर। ठीक है, अब इसी में हम सेल की बात करते हैं। जब यहाँ पे कस्टमर आया पहला, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस दिन, इस पर्टिकुलर डे पे रामलाल की टोटल सेल्स हुई 200 प्लस 500 700 रुपीज की। पर ये जो 500 रुपीज है, क्या इसे पूरे रिसीव हो गए? नहीं, 500 में से अगर मैं तोड़ के लिखूं तो 300 उसको रिसीव हो गए और 200 रुपए की उसने उधारी दे दी। 200 रुपए उसको बाद में रिसीव होंगे। तो अगर मैं कलेक्टिवली बोलूं कि ये 200 और ये 300 हो गए बिजनेस की कैश सेल्स, और जो ये 200 रुपए हो गए इसे हम बोलेंगे बिजनेस की क्रेडिट सेल्स, उधार पे सेल्स। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब जैसे हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि किससे देने हैं, मतलब किसको पैसे देने हैं, तो श्यामलाल को देने थे, उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे हमें किससे पैसे लेने हैं? रेखा जी से। रेखा जी लाइबल है कि वो हमें पैसा देंगी जो हमने उनको उधार दिया है। तो रेखा जी को हम बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में डेटर। जैसे उसको बोलते हैं ना क्रेडिटर, वैसे उसको बोलते हैं डेटर, DEBTOR। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? आपको समझ आया? उसके बाद उस एग्जाम्पल में मैंने आपको लास्ट चीज बताई थी कि जब वो शटर बंद ही कर रहे थे, एक तो रेखा जी आई जिनको उन्होंने उधार पे और कुछ उन्होंने कैश दिया, कुछ उधार पे वो ले गई। उसके बाद उन्हें अपनी बीवी की जब याद आई तो उन्होंने 500 रुपए की एक साड़ी उठाई और वो अपनी बीवी के पास घर पे लेके गए। तो जब हम बिजनेस से कोई अमाउंट या फिर कोई गुड्स जो बिजनेस के हैं वो निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, DRAWINGS, ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो मतलब ड्रॉइंग्स क्या हो गई? कोई भी अमाउंट या कोई भी गुड्स जो बिजनेस के हैं और हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। तो उसमें से जो हमने 500 रुपए की साड़ी अपनी, रामलाल ने 500 रुपए, तो रामलाल ने जो 500 रुपए की साड़ी अपनी वाइफ के लिए लेके गया वो घर अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? ट्रांजैक्शन, जो मैंने आपको वो पूरी डेफिनेशन में, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शंस वो परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट्स होते हैं जिसमें गिव एंड टेक होता है, 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं और मनी इन्वॉल्व होता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर, जो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया है, अगर मैं उसमें बात करूं कि ट्रांजैक्शन क्या है, तो हम बहुत इजीली बोल पाएंगे जो वो परचेज करके आया गुड्स को, वो एक ट्रांजैक्शन है। उसके बाद उसने परचेज किया एसी, फर्नीचर, बिल्डिंग, अलमीरा, ये सब भी तो ट्रांजैक्शन ही हो गई ना, लेन देन हो गया बिजनेस का। इन सब में ही
दो पर्सन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि किसी से तो वो खरीद ही रहा होगा ना, और खरीद किसी अमाउंट पे रहा होगा, कुछ पैसे देने होंगे। तो ये सारी हो गई ट्रांजेक्शन। प्लस जो सेल हुई गुड्स की, जो उसने एक कस्टमर को और रेखा जी को गुड्स सेल करे। गुड्स मतलब जो जिसमें वो धंधा कर रहा है, जिसमें उसका लेन देन है, जिससे वो खरीदता है सेल के पर्पस के लिए, उसे बोलेंगे गुड्स। तो ये सारी हो गई ट्रांजैक्शन की एग्जांपल। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद हम एक और वर्ड में आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ये हम पहले बता चुकी हूं मैं, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब बिजनेस की उधारी, कितना मार्केट में बिजनेस को देना है, कितना उसको देना है और लोगों को। तो इन सब पूरी चीजों को कलेक्टिवली अगर हम बोलते हैं कि कितना अमाउंट बिजनेस पेबल है आउटसाइडर्स को, इस पूरी अमाउंट को हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। तो जो अभी हमने एग्जांपल करा है उसमें से अगर हम बात करें कि हमारी उधारी कितनी है, हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो एक बैंक लोन लिया था। 10,000 की तो उनकी लॉटरी लगी थी, लेकिन हमने 5,000 रुपए का एक बैंक लोन लिया था। अब लिया तो उधारी है ना हमारी, हमें पे करना पड़ेगा, तो ये बैंक लोन। उसके बाद हम श्यामलाल से गुड्स क्रेडिट पे खरीद के लाए थे, तो श्यामलाल क्रेडिटर तो है ही, लेकिन क्रेडिटर भी किसी एक हेड के अंदर आता है, जिसे हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। कि क्रेडिटर जो है श्यामलाल, उसे हमें इन फ्यूचर पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बिजनेस की उधारी है। बिजनेस उसको कुछ पैसा ओ करता है, बिजनेस का कुछ अमाउंट उसको पेबल है, तो इसमें वो श्यामलाल या मैं बोलूं क्रेडिटर भी आएगा। तो मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बिजनेस की लाइबिलिटीज बोलूं तो वो 5,000 की बैंक लोन है प्लस 1,000 रुपीज के क्रेडिटर है श्यामलाल, तो बिजनेस की लाइबिलिटीज है 6,000। तो अगर हम एक क्विक रिकैप करें कि आज हमने कौन सी टर्म्स पढ़ी हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा ओनर या प्रोपराइटर के बारे में। Who is a person who invests his money in the business, और जितने भी बिजनेस के सारे रिस्क होते हैं वो उठाता है, प्रॉफिट होता है तो उसको मिलता है, लॉस होता है तो उसको बेयर करना होता है। सेकंड हमने पढ़ा कैपिटल के बारे में, जिसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं। ये वो पैसा जो प्रोपराइटर या ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। थर्ड हमने पढ़ा असेट्स के बारे में। असेट्स जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति बिजनेस ओन करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा परचेजेस के बारे में, और परचेज में हमने पढ़ा कैश परचेज और क्रेडिट परचेज के बारे में। मतलब कि कुछ तो वो सामान उधार वो कैश पे लेके आया और कुछ वो उधार पे खरीद के लाया। उसके बाद हमने पढ़ा स्टॉक इन ट्रेड या गुड्स, जिसे हम बोलते हैं कि जिस भी चीज में बिजनेस डील कर रहा है उसे स्टॉक इन ट्रेड या गुड्स बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि श्यामलाल से हम जो क्रेडिट परचेज करके आए उससे बिजनेस ओ करता है कुछ पैसे, उधार है वो बिजनेस का, तो उसे हमने बोला क्रेडिटर। उसके बाद हमने पढ़ा सेल। सेल में भी हमने कैश सेल करी कि कैश पे हमने सामान को बेचा और उसमें हमने उधार पे भी बेचा, जिसे हमने बोला क्रेडिट सेल। उसके बाद हमने पढ़ा डेटर के बारे में। फिर हमने पढ़ा ड्रॉइंग्स के बारे में। डेटर मीन्स जो हमको वो करता है, जिसे हमें पैसा देना है, और क्रेडिटर जिसको बिजनेस को पैसा देना है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको इन शॉर्ट लिख दूं तो यहाँ पे क्रेडिटर बिजनेस में जिसको पैसा देना है, और अगर मैं डेटर की बात करूं तो जिसने बिजनेस को पैसा देना है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा
बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में। और उसके बाद हमने पढ़ा एट लास्ट लाइबिलिटीज के बारे में। तो मतलब लाइबिलिटीज जो उधारी है हमारे बिजनेस की, जो बिजनेस ने बाहर के लोगों को, आउटसाइडर्स को देना है, तो वो पूरी बिजनेस की लाइबिलिटीज में आ जाएगी। तो आज की क्लास में हमने ये 11 अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करा है। आई होप कि आपको ये सब टर्म्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। एंड अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।